परछाई एपिसोड 131। अब आगे। रात के 1 बज रहे थे। जंगल के बीच वाले यशवंत के बंगले में भैरवनाथ उस तांत्रिक के साथ बैठा अपनी साधना कर रहा था। अब वो अपनी सारी साधनाएं उस तांत्रिक के साथ मिलकर करता था। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। अपनी आंखें खोलकर भैरवनाथ उस तांत्रिक से कहता है, क्या तुझे कुछ पता चला कि वो औरत कौन थी? भैरवनाथ उस तांत्रिक से पद्मिनी के बारे में सवाल कर रहा था। वो औरत सीरियस होकर कहती है, नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन थी और वो इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। भैरवनाथ थोड़ा घबराते हुए कहता है, अगर युवराज उस आखिरी कलश को नष्ट करने के लिए उसके साथ आ गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। भैरवनाथ की बात सुनकर वो तांत्रिक गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, तू कब से इतना डरपोक हो गया? तांत्रिक के ऐसा कहने पर भैरवनाथ को भी गुस्सा आने लगता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं डर नहीं रहा, बस तुझे सच्चाई बता रहा हूँ। याद नहीं है क्या कि तू उस औरत के सामने एक पल भी टिक नहीं पाई थी और किसी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने पड़ी हुई थी। तेरा कोई तंत्र उस पर काम नहीं कर रहा था। वो तांत्रिक भी गुस्से में कहती है, तू अपनी हालत भूल गया क्या? उसने तेरी भी खातिरदारी कम नहीं की थी और उसके दिए निशान अभी भी तेरे शरीर पर हैं। भैरवनाथ के पूरे शरीर में अभी भी उन चोटों के निशान थे जो पद्मिनी की वार से उससे लगे थे। भैरवनाथ खुद को शांत करते हुए कहता है, वो सब छोड़। मेरे कहने का मतलब था कि अगर वो औरत फिर से आ गई तो। वो तांत्रिक भैरवनाथ की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, वो वापस नहीं आएगी। भैरवनाथ क्यूरियस होकर कहता है, और तुम ये इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? वो तांत्रिक अपने चेहरे पर घमंड लिए हुए कहती है, क्योंकि उसे उस कुएं ने अंदर खींचा है। वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो बाहर नहीं आ पाएगी। उस तांत्रिक की बात सुनकर भैरवनाथ और भी क्यूरियस हो जाता है। वो तांत्रिक से उत्सुकता से कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जिसकी तुम इतने सालों से रक्षा कर रहे हो और जिसके लिए तुमने एक आत्मा को जागृत करके उसे उस कुएं की सुरक्षा में लगा दिया है, जो सदियों से यहाँ के लोगों का शिकार करते आ रही है। भैरवनाथ का सवाल सुनकर वो तांत्रिक बहुत रुडली उससे कहती है, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तू बस अपने काम से काम रख। तांत्रिक का जवाब सुनकर भैरवनाथ को समझ आ जाता है कि वो उस विशिंग वेल के बारे में उस तांत्रिक से कुछ भी नहीं उगलवा सकता। वो कुछ सोचते हुए अपना अगला सवाल करता है, तूने मुझसे कहा था कि युवराज को उसकी शक्तियां उसकी माँ से मिली है और उसकी माँ तेरे कब्जे में है। तो क्या तूने युवराज की माँ की शक्तियां भी उससे ले ली है? भैरवनाथ का सवाल सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगता है। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, जब मैंने उसकी माँ को कैद किया था तब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। ये सुनकर भैरवनाथ हैरानी से कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भैरवनाथ के सवाल पर उस तांत्रिक की आंखों के सामने वो पल आ जाता है जब वो युवराज को मारने के लिए उसके घर गई थी। उस रात वो तांत्रिक यशवंत और सावित्री के बेडरूम में खड़ी थी। यशवंत दीवार से सिमटे हुए थे और सावित्री जमीन पर घायल पड़ी थी। उस सिचुएशन से अनजान युवराज बेड पर लेटे हुए खेल रहा था। वो तांत्रिक युवराज की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सावित्री समझ जाती है कि वो तांत्रिक अब युवराज को मारने वाली है। युवराज उस तांत्रिक के निशाने पर था, इसलिए सावित्री कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे पता था कि जैसे ही वो उस तांत्रिक पर हमला करेगी वैसे ही वो युवराज को मार देगी। ये देखकर सावित्री जमीन पर पड़े हुए अपना हाथ युवराज की तरफ बढ़ा देती है और अपनी सारी शक्तियां लगाकर युवराज के चारों तरफ एक कवच बना देती है। सावित्री जानती थी कि वो तांत्रिक युवराज को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी और अगर वो युवराज को मारने में सफल हो जाती तो सावित्री का वंश वही खत्म हो जाता और वो अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाती। इसलिए वो अपने सारी शक्तियां अपनी इच्छा से छोटे से युवराज को दे देती है और इसी वजह से वो तांत्रिक युवराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उस तांत्रिक को कुछ सोचते देखकर भैरवनाथ कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि युवराज की माँ की शक्तियां कहाँ गई? तांत्रिक फिर से भैरवनाथ को डांटते हुए कहती है, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। हमें किसी भी तरह से बस 1 महीने और उस कुएं की रक्षा करनी है। भैरवनाथ कहता है, बस 1 महीने क्यों? भैरवनाथ का सवाल सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, क्योंकि उसके बाद मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। सुबह हो चुकी थी। समायरा अभी भी अर्नव की बाहों में आराम से सो रही थी। कुछ ही देर में उसकी नींद खुलती है। समायरा नोटिस करती है कि किसी की बाहों ने उसे घेरा हुआ है। समायरा अपना सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे अर्नव दिखाई देता है।
अर्नव को देखकर समायरा को रात की बातें याद आ जाती है कि कैसे अर्नव ने उसे खाना खिलाया था और उसकी बाहों में समायरा को नींद आ गई थी। अर्नव के इतने करीब होने पर समायरा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा था कि जो वो अर्नव के लिए फील करती है वैसा उसने कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया था। समायरा यही सब सोचते हुए एकटक अर्नव के चेहरे को ही देखने लगती है। तभी उसे अर्नव की बंद आंखों में कुछ हलचल महसूस होती है। अगले ही पल अर्नव की आंखें खुल जाती है और आंखें खोलते ही उसे समायरा का चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर अर्नव की आंखों में चमक आ जाती है। वो स्माइल करते हुए समायरा से कहता है, गुड मॉर्निंग। अर्नव की ये बात सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो अर्नव से अलग होते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्नव कहता है, मैं यहाँ सो रहा था। समायरा गुस्से में कहती है, तुम मेरे कमरे में क्यों सो रहे थे? समायरा का ये एटीट्यूड देखकर अर्नव को भी गुस्सा आने लगता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं था, तुम मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। समायरा उसी अंदाज में कहती है, तो तुम मुझे नींद से उठाकर अपने कमरे में जा सकते थे। अर्नव भी हड़बड़ी में कह देता है, कल सालों बाद तुम्हें नींद आई थी, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। ये कहते ही अर्नव खामोश हो जाता है और अब समायरा भी इसके जवाब में कुछ नहीं कहती। अर्नव को अपनी फिक्र करते देखकर समायरा को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो गुस्से में अर्नव को एक नज़र देखकर वहां से उठते हुए वॉशरूम में चली जाती है। समायरा के जाने के बाद अर्नव खुद से कहता है, हो गया मैडम का एंग्री बर्ड मोड ऑन। लगता है ये अमित जी की फैन होगी, एंग्री यंग मैन। कुछ सोचते हुए अर्नव आगे कहता है, अरे नहीं, ये तो टीवी भी नहीं देखती। एक बार इसे कॉमेडी फिल्म दिखाई थी, उसे भी ये ऐसे देख रही थी जैसे उसी वक्त दुनिया खत्म हो रही हो। ओह गॉड, किस लड़की से प्यार हो गया मुझे, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए अर्नव अपना राइट हैंड मूव करता है जिससे उसने रात को समायरा को हक किया हुआ था। अर्नव ने पूरी रात अपना हाथ हिलाया भी नहीं था, जिससे उसका हाथ अब अकड़ गया था। उस हाथ को मूव करते ही अर्नव को तेज दर्द होता है। अर्नव अपना वो हाथ दूसरे हाथ से पकड़ते हुए समायरा के रूम से बाहर चला जाता है। समायरा वॉशरूम के अंदर जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को शीशे में घूरने लगती है। उसे अब खुद में भी कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे। समायरा अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों में मैं कभी एक मिनट के लिए भी नहीं सोई, तो फिर कल रात मुझे नींद कैसे आ गई? और नींद आने के बाद भी मुझे वो भयानक सपने क्यों नहीं आए जो मुझे कभी सोने नहीं देते थे? इधर युवराज और सुहानी युवराज के ऑफिस में बैठे हुए थे। युवराज हमेशा की तरह लैपटॉप पर काम कर रहा था और सुहानी कुछ फाइल्स देख रही थी। उसने कल रात से युवराज से ठीक से बात नहीं की थी। कल रात की बात याद करके वो अभी भी काफी नर्वस हो रही थी। सुहानी को अब युवराज के साथ ऑफिस आते हुए काफी वक्त हो गया था। वो अब युवराज से बहुत कुछ सीख चुकी थी। युवराज भी कल के उस इंसिडेंट की वजह से सुहानी से ठीक से बात नहीं कर पाया था। वो बस सुहानी से बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। कुछ सोचकर युवराज लैपटॉप को देखते हुए कहता है, सुहानी। युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में उसके हाथ से वो फाइल छूट जाती है। युवराज अब सुहानी को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहानी फाइल उठाते हुए कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने कुछ कहा क्या? युवराज फिर से लैपटॉप को देखते हुए कहता है, यहाँ आकर बैठो। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी की नर्वसनेस बढ़ने लगती है। ऑफिस की फुल AC में भी उसे पसीने आने लगते हैं। वो युवराज को शक भरी निगाहों से देखते हुए सोचती है, मुझे युवराज सर अपने पास आने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं वो। युवराज सुहानी की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहता है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, मैं बस तुम्हें एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर सुहानी खुद को कोसते हुए अपने मन में कहती है, मैं हमेशा युवराज सर को गलत क्यों समझ लेती हूँ? युवराज कहता है, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही दूर का सोच लेती हो। अब अपने थॉट्स पर ब्रेक लगाओ और यहाँ आओ। युवराज के कहने पर सुहानी उसके पास जाकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी को अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहता है, ये देखो, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं पिछले 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फाइनली ये रेडी हो गया है। ये कहते हुए युवराज सुहानी को वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगता है। सुहानी भी बड़े ध्यान से उस प्रोजेक्ट को समझ रही थी। युवराज जब सब कुछ एक्सप्लेन कर लेता है तो सुहानी उठकर फिर से अपनी जगह पर जाने लगती है। सुहानी को जाते देख युवराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है।
युवराज के ऐसा करने पर सुहानी सीधा उसकी गोद में जाकर गिरती है। सुहानी युवराज के इस एक्शन से शॉक रह जाती है। वो फौरन वहां से उठकर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन युवराज ने सुहानी को कसकर पकड़ा हुआ था और वो बस सुहानी के चेहरे को ही देख रहा था। सुहानी का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सुहानी अपनी नजरें नीचे किए हुए अपने मन में कहती है, इस बार मैंने युवराज सर को बिल्कुल गलत नहीं समझा था। अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी शरीफ नहीं रहे। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके युवराज को देखने लगती है। कुछ देर शांत रहने के बाद वो युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, युवराज सर, आज आप मुझे सच सच बता दीजिए, आपके पास मेरी थॉट सुनने का पावर है ना? युवराज कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं बता तो दूंगा लेकिन। सुहानी कहती है, लेकिन क्या? युवराज सुहानी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सुहानी युवराज को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, क्या चाहिए आपको? युवराज कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किस, वो भी जल्दी से। टुडे आई एम वेरी बिजी। ये सुनकर सुहानी अपनी आंखें फाड़कर युवराज को घूरने लगती है। कुछ देर बाद वो युवराज से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, युवराज सर, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे भी जाने दीजिए। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल आपका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। युवराज सुहानी के चेहरे को अपने हाथ की उंगली से सहलाते हुए कहता है, तो किस पर ध्यान है, तुम पर? युवराज के ऐसा कहते ही उसकी नज़र डेस्कटॉप पर चल रहे सीसीटीवी फुटेज पर जाती है। वो देखता है कि समायरा तेजी से चलते हुए युवराज के ऑफिस के अंदर आ रही थी। युवराज के गार्ड समायरा को रोकने के लिए उसके पास जा तो रहे थे, लेकिन उसे छूने से पहले ही अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते थे। युवराज सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कहता है, इतने गार्ड्स का भी कोई फायदा नहीं, लगता है अब इन सब के लिए अवेंजर्स की जरूरत पड़ेगी। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने कुछ कहा क्या? युवराज अपने गोद में बैठी हुई सुहानी का चेहरा पकड़कर डेस्कटॉप की तरफ घुमा देता है। सुहानी देखती है कि समायरा युवराज के ऑफिस की तरफ ही बढ़ रही है। ये देखकर सुहानी युवराज से अलग होने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, छोड़िए मुझे, समायरा रॉकेट की स्पीड से यहाँ आ रही है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले। ये कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। सुहानी चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज एक नज़र सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए कहता है, समायरा की स्पीड देखकर लग रहा है कि वो अगले 15 सेकंड में इस ऑफिस में होगी। तो अगर तुम ये चाहती हो कि वो यहाँ आकर तुम्हें मेरी गोद में देखे तो फिर ठीक है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी फौरन उसके गाल पर एक किस कर देती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। सुहानी युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब युवराज सुहानी को छोड़ देता है और सुहानी भागते हुए अपनी जगह पर चली जाती है। और अगले ही पल समायरा ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। समायरा को वहां देखकर सुहानी अपने मन में कहती है, थैंक गॉड, समायरा के आने से पहले मैं यहाँ आ गई, वरना आज। समायरा अंदर आते ही युवराज से कहती है, अब वक्त आ गया है, हमें कल रात ही विशिंग वेल के अंदर जाना होगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें।